बामसेप की जो संलग्न संगठनाएं हैं वो बामसेप के दिशा निर्देश और नियंत्रण और समन्वय में रहकर काम करने से ही निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, ये विषय रखा गया है। और ये जो विषय है, इस विषय को जानने और समझने की ज़रूरत है। इस विषय को जानने और समझने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये बातें बहुत अहम हैं क्योंकि संगठन से संबंधित बातें हैं। साथियों, बामसेप अब कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। बामसेप अभी 31 राज्यों में 542 जिलों में और 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों तक फैला हुआ संगठन है। और उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, उसकी ऑफशूट संगठन लगभग 78 संगठन हो गई है, संलग्न संगठनाएं। जब इतने सारे संगठन हो गए हैं, इतने सारे संगठन होने की वजह से बामसेप के ब्रांचेस बहुत बड़े हो गए। जैसे आरएसएस के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, संघ परिवार, उसी तरह से एक शब्द प्रयोग हम लोग करते हैं, बामसेप परिवार। तो बामसेप परिवार में अब 78 संगठन शामिल हो गए हैं, संलग्न संगठन शामिल हो गए हैं। इसलिए 78 संगठन में इतने सारे संगठन होने की वजह से नियंत्रण में रहकर कार्य करना बहुत जरूरी हो गया है, निर्देशन में कार्य करना बहुत जरूरी हो गया है, निगरानी में रहकर कार्य करना जरूरी हो गया है, समन्वय बनाकर कार्य करना जरूरी हो गया है, आपस में सहकार्य करके कार्य करना जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो हमारा अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है, आजादी हासिल करना या व्यवस्था में परिवर्तन करना, ब्राह्मणवादी सोशल ऑर्डर में परिवर्तन करना, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ये लक्ष्य और ये उद्देश्य पूरा करना जरूरी है। इसलिए निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करना जरूरी है। नियंत्रण का क्या मतलब है? नियंत्रण शब्द का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। नियंत्रण का क्या मतलब है? जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे रोड पर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो, अगर आपका ड्राइवर का स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं है, अगर स्टीयरिंग को कंट्रोल में नहीं रखा तो 200% गारंटी है गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। वो किसी गाड़ी को टक्कर मारेगा या साइड में जो पार्टीशन है उसको टक्कर मारेगा और गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और गाड़ी में बैठे हुए लोगों का मृत्यु होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी तरह से संगठन के जो संलग्न संगठनाएं हैं, अगर उनको नियंत्रण में रहकर कार्य नहीं करेंगे तो उनका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। उनका एक्सीडेंट का क्या मतलब है? उनके एक्सीडेंट का मतलब यह है कि उनके अंदर टूट फूट हो जाएगी, उनके अंदर निराशा आ जाएगी और निराशा की वजह से काम करने वाले लोग घर में बैठ जाएंगे। ये एक्सीडेंट की तरह ही है। ये उद्देश्य पूर्ति का कार्य करने के बजाय वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। कुछ लोग निराश होकर घर में बैठ जाएंगे। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम का एक उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग होने के बजाय वो डायवर्शन हो जाएगा, दिशा के विपरीत काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नियंत्रण भी 2 प्रकार का है। एक नियंत्रण है सेल्फ कंट्रोल और दूसरा नियंत्रण है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है? सेल्फ कंट्रोल, अगर आपने ट्रेनिंग लिया है और आपको ऑर्गेनाइजेशन की कार्य प्रणाली समझ में आई, तो कार्य प्रणाली किसको कहते हैं? उद्देश्य पूर्ति के लिए तैयार किया हुआ कार्य करने का तरीका ही कार्य प्रणाली है। उसके दायरे में रहकर अगर आपने कार्य किया
तो गंतव्य पर पहुंच जाओगे, उद्देश्य पर पहुंच जाओगे, उद्देश्य हासिल कर लोगे। ये बात का अगर आपने ट्रेनिंग लिया, आपने जानकारी लिया और जानकारी पर आपने मनन चिंतन किया और उसके तहत अगर आपने आचरण किया तो माना जाएगा कि आपने उसको समझकर अमल करने का काम किया। अगर आप दूसरों को समझाने का काम कर रहे हो और अपने जीवन में आचरण करने का काम नहीं कर रहे हो तो कार्य प्रणाली केवल मात्र समझाने का विषय नहीं है, अपने जीवन में पहले आचरण करने का विषय है। आप जानकार हो सकते हैं मगर समझदार नहीं हो सकते। आप समझदार तभी माने जाएंगे जब खुद अमल करने का काम करेंगे। जब खुद अमल करने का काम करेंगे तो माना जाएगा आप समझदार हो। अगर आप अमल नहीं कर रहे हो, केवल भाषण कर रहे हो, केवल कह रहे हो, दूसरों को बता रहे हो, अपने जीवन में आचरण में नहीं ला रहे हो, तो आप केवल जानकार हो, समझदार नहीं हो, ऐसा माना जा सकता है। तो पहला कंट्रोल जो है सेल्फ कंट्रोल है, यानी खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरा कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। यदि आप सेल्फ कंट्रोल में काम नहीं करते तो गलतियां करोगे। जब गलतियां करोगे तो संगठन के निगरानी में आ जाएगा। निगरानी में आ जाएगा तो संगठन आपको रोकेगा। संगठन आपके ऊपर अनुशासन लागू करने के लिए कहेगा और अगर आपने अनुशासन में फिर भी काम नहीं करने का काम किया तो आपको 1-2 बार वार्निंग दिया जाएगा और अगर इसके बाद भी अगर आपने नहीं माना तो फिर आपको संगठन के बाहर निकाल दिया जाएगा। सरदर्दी रखने की कोई वजह थोड़ी है। कोई आदमी अपने से सरदर्दी पैदा करने का काम थोड़ी करेगा। कोई भी आदमी सरदर्द खत्म करने के लिए गोली लेता है, सरदर्दी बढ़ाने का काम नहीं करता है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए, उसको संगठन के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसको उसके हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है। एक तो ये नियंत्रण वाला मामला है। निगरानी का क्या मतलब है? निगरानी का मतलब है संगठन ने एक निर्धारित किया हुआ है कार्य प्रणाली। आपको कोई भी काम दिया जाएगा, दिया हुआ काम किस तरह कैसे करना है उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित है। अगर उसी दायरे में रहकर आप काम करते हो तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहे हो तो निगरानी में आ जाओगे, तहसील की निगरानी में आ जाओगे, जिले की निगरानी में आ जाओगे, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, संगठन चलाने वालों के निगरानी में आ जाओगे। निगरानी के अंदर आने के बाद फिर आपको संगठन बताएगा कि आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो संगठन के कार्यकर्ताओं को गांव में, ग्राम पंचायत में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, कमिश्नरी में, स्टेट में और सेंटर में निगरानी का तंत्र विकसित किया गया है जो निगरानी करने का काम करता है। और निगरानी के दायरे में गलत काम करने वाला आदमी कभी भी छूटता नहीं है, वो जरूर आता है। ये तो हो गया निगरानी। तीसरी बात है निर्देशन। आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित कार्य है वो निर्धारित कार्य करने के लिए या आपकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए आपको कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको एक जिले से दूसरे जिले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या आपको संगठन का काम करके ऑफिशियल काम करने में, ऑफिशियल का काम करने का छोड़कर आपको मीडिया में काम करने के लिए या किसी भी प्रकार का काम करने के लिए संगठन आपको निर्देश दे सकता है और आपको उसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वो काम कर सके। यदि आपको जो निर्देश दिया गया है अगर उसका आप अनुपालन करते हो तो आप आज्ञाकारी हो। आप नौकर नहीं हो मगर आप आज्ञाकारी हो, और जो आज्ञाकारी होता है वही आदमी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम का सही उपयोग कर सकता है उद्देश्य पूर्ति के लिए। जो आदमी आज्ञाकारी नहीं है वो आदमी निश्चित रूप से पालन नहीं करेगा। आपको निर्देश दिया, आप पालन नहीं करेंगे। आप बोलेंगे मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मैं दबाव में काम नहीं कर सकता।
जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, इसका मतलब उसको संगठन समझ में नहीं आया। वो ऐसा कह सकता है कि उसको संगठन समझ में आता है। भ्रम कोई भी आदमी पाल सकता है, भ्रम पालने के लिए किसी को कोई रुकावट थोड़ी है, मगर व्यवहार में कोई चीज दिखाई देती है, जब तक दिखाई नहीं देती है तब तक नहीं माना जा सकता। इसलिए कोई आदमी जबानी तौर पर कह सकता है कि मुझे समझ में आता है, मगर व्यवहार में टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर विद्यार्थी की परीक्षा साल में एक बार होती है, हर दिन विद्यार्थी की परीक्षा नहीं होती है। साल में जब एक बार परीक्षा होती है तब पास होना जरूरी होता है। अगर उस समय पास नहीं हुआ तो उसको नापास घोषित किया जा सकता है। तो ये समझना जरूरी है। निर्देश का पालन करने वाला आदमी आज्ञाकारी होता है, आज्ञापालक होता है। आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होना ही वास्तविक मिशनरी होना है। जो मिशनरी होता है, जो वास्तविक सेवा भावना से काम करता है, वो ही मिशनरी भावना वाला कार्यकर्ता होता है। ऐसा होना बहुत जरूरी है, ऐसा जानना बहुत जरूरी है, ऐसा अमल करना बहुत जरूरी है। तो ये निर्देश का अनुपालन करना बहुत जरूरी है। यदि आपने ये कहा कि ये मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैं दबाव में काम नहीं कर सकता, तो दबाव में काम ना करने की बात कहने वाले आदमी को संगठन की कार्य प्रणाली समझ में नहीं आई है, ऐसा समझा जा सकता है। जहां तक पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, तो पूर्णकालीन शब्द का क्या अर्थ है? उसका समय नहीं है, उसका समय संगठन का समय है। संगठन निर्धारित करेगा उसका समय कहां उपयोग में लाना है। ये बात समझना जरूरी है। जो पूर्णकालीन नहीं है उसका भी समय, उसको तहसील का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको जिले का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको कमिश्नरी का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको स्टेट का प्रमुख बनाया जा सकता है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये संगठन निर्धारित करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कौन से जिम्मेदारी पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्टिंग करने की जिम्मेदारी संगठन चलाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वो निर्धारित करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कौन से जिम्मेदारी पर रखा जाना चाहिए, कौन से कार्यकर्ता में कौन सा गुण है और कौन से काम के लिए कौन से कार्यकर्ता को रखा जा सकता है। तो इस तरह से निर्देशन के अनुपालन की बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्देशन के अनुपालन के बगैर कार्यकर्ता वास्तविक कार्यकर्ता है ऐसे नहीं माना जा सकता है। इसलिए निर्देशन बहुत जरूरी है। एक तो नियंत्रण, निगरानी, निर्देशन। अब है समन्वय। समन्वय जो है कि हमारे पास 78 संगठन हैं, एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, मगर संगठन 78 है। तो उसमें पहला सिद्धांत समझना होगा, ये जितने भी ऑफशूट संगठन हैं ये स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन नहीं है। ये बामसेफ जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधीन रहकर कार्य करने वाले उनके बच्चे हैं। और बामसेफ मदर ऑर्गेनाइजेशन है तो मदर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय करवाने की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से वो समन्वय करने की जिम्मेदारी तो बामसेफ के द्वारा सारे संगठनों में समन्वय किया जाएगा। तो उसकी कार्य प्रणाली समन्वय की निर्धारित करनी पड़ेगी। तो पहला सिद्धांत है कि जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्वतंत्र और स्वायत्त संगठन नहीं है, इसलिए उसकी स्वतंत्र और स्वायत्त काम करने की कार्य प्रणाली लागू नहीं है। सबसे पहले यह सिद्धांत समझना होगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि जब बामसेफ को आप मदर ऑर्गेनाइजेशन मानते हो तो उसके निर्देश फॉलो करना जरूरी है। दूसरा सिद्धांत है जब आप उसका निर्देश मानकर काम करोगे तो समन्वय पैदा होगा। 77 के 77 78 संगठनों को निर्देश दिया जाएगा, वो दिया हुआ निर्देश पालन करेंगे, समन्वय निर्धारित होगा और एक ही उद्देश्य के लिए कार्य होगा। जब सारी शक्तियां एक उद्देश्य के लिए, बुद्धि एक उद्देश्य के लिए, पैसा एक उद्देश्य के लिए, हुनर एक उद्देश्य के लिए, समय एक उद्देश्य के लिए, यानी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, मेहनत एक उद्देश्य के लिए लगेगा तो तभी लगेगा जब निर्देश पर काम होगा। सारे संगठन में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता जब ऐसा करेंगे तो ये
उद्देश्य पूरा होगा। दूसरा, एक संगठन और दूसरे संगठन के बीच में समन्वय निर्धारित करने का काम भी मदर ऑर्गेनाइजेशन का होगा। हर संगठन का कार्य अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर अवेकनिंग स्क्वाड है, जागृति करने का संगठन है, तो जागृति करने वाले लोग गाना गा रहे हैं, गाना गाने वाले लोग, भाषण करने वाले लोग, प्रशिक्षण लेने वाले लोग एक थोड़ी है, अलग अलग है, मगर ये सभी का उद्देश्य एक है। तो उनके बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है। यदि उनके बीच में समन्वय होगा तो एक ही उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये समन्वय होना बहुत जरूरी है। समन्वय करने के लिए जब तक किसी की पर्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं होगी तब तक ये काम होता नहीं है। इसलिए समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्रेटरी होगा, राज्य स्तर पर होगा, कमिश्नरी स्तर पर होगा, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर होगा, और वो समन्वय सेक्रेटरी सारे ऑफशूट संगठनों में समन्वय निर्माण करने का काम करेगा, ताकि उन संगठनों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उद्देश्य के विपरीत काम ना हो, मनमाने तरीके से काम ना हो, केवल उद्देश्य पूर्ति के लिए काम हो। तो ये सारी बात समन्वय निर्माण करने के लिए ये कार्य प्रणाली निर्धारित होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समन्वय के साथ साथ संगठन के अंदर बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम ये साधन हैं, संसाधन हैं। तो ये साधन और संसाधन जो है, साधन और संसाधनों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा आपस में हम सहकार्य करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साधन संसाधन निर्माण होंगे। अगर हम सारे लोग 78 संगठन के लोग मिलकर काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये साधन संसाधन इकट्ठा एक मकसद के लिए करना, दूसरा इकट्ठा साधनों और संसाधनों का उपयोग सहकार्य की भावना से करना होगा, ताकि उद्देश्य पूर्ति हो सके। तो साधन संसाधनों का निर्माण करना सहकार्य से संभव है, समन्वय बनाकर साधनों संसाधनों का उपयोग करना संभव है, तब जाकर के हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। ऐसा करना अनिवार्य होगा, तभी जाकर हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है, अन्यथा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए। हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा दुश्मन हमारे साथ आमने सामने आकर लड़ नहीं सकता, तो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो, ताकि हमारे संगठनों को तोड़फोड़ करने का काम ना कर सके। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं सतर्क करने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग इस सबक को ध्यान रखेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से रखी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।